ओके, तो अब स्टार्ट करते हुए नेक्स्ट लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। बॉयल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला चेक किया। अब उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं वॉन डेर वाल्स इक्वेशन पे। फर्स्ट इज अरेंज फॉलोइंग गैसेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए, दैट इज द वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट। देखिए फर्स्ट पार्ट में हीलियम, आर्गन, नियॉन और क्रिप्टॉन दिए हुए हैं। अब ये चारों के चारों नोबल गैसेज हैं। तो नोबल गैसेज में हम कैसे बताएंगे कि ए की वैल्यू क्या है। देखो ए इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। हायर द वैल्यू ऑफ ए, हायर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स। तो इन चारों गैसेज में डाइपोल डाइपोल जैसी कोई फोर्स नहीं है। इनमें कौन सी फोर्स होगी? वॉन डेर वाल्स फोर्स। तो वॉन डेर वाल्स जो फोर्स है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया। तो इनमें सबसे छोटा जो है उसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा और जो सबसे बड़ा एटम है उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्रिप्टॉन का ए की वैल्यू सबसे हाई होगी, उसके बाद आर्गन, देन नियॉन, देन हीलियम। ठीक है, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वहां पर डायरेक्टली आपको सरफेस एरिया चेक करना है। अब देखो सेकंड पार्ट बी, H2O, CO2 और आर्गन। H2O में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस H बॉन्डिंग होती हैं, तो डेफिनेटली उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है। कार्बन डाइऑक्साइड में नेट डाइपोल जीरो है पर स्टिल डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। आर्गन में कोई डाइपोल डाइपोल फोर्स नहीं है। तो H2O में सबसे स्ट्रांग फोर्सेस हैं, तो ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन। देन थर्ड पार्ट हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं वैल्यूज़ भी इनकी बता देता हूँ। अब इनमें जो सबसे स्मॉल देखा जाए तो हीलियम और हाइड्रोजन में थोड़ा सा कंपैरिजन है कि इनमें जनरली कन्फ्यूज़न रहता है। हीलियम की ए की वैल्यू सबसे कम है क्योंकि एक नोबल गैस है, इसमें पोलैरिटी आने का कोई चांस नहीं है। H2 एक मॉलिक्यूल है जिसमें स्टिल पोलैरिटी डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो हीलियम की वैल्यू सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें आप बहुत ज़्यादा सोच के कुछ लॉजिक लगा के नहीं चल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू है N2 की इन चारों में, देन O2, देन H2 एंड देन हीलियम। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड एक पार्ट आपको याद करना है कि जो बी था एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इसका जो फॉर्मूला है बी क्या होता है? बी होता है एक मोल गैस मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो एक पार्टिकल, एक स्फेयर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक मोल स्फेरिकल पार्टिकल्स कितना ऑक्यूपाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, फिर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसका रीज़न वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। दो जब स्फेयर आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो एक स्फेयर तो 4/3 पाई आर क्यूब ऑक्यूपाई कर रहा है, दूसरा स्फेयर इसके कितने क्लोज आ सकता है कि जस्ट टच कर रहा हो। तो इनका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है दैट इज 2r। तो 2r रेडियस का अगर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो 2r रेडियस का अगर सर्कल आएगा तो जो टोटल वॉल्यूम आएगी दैट विल बी 8 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसको हमने 4 क्यों लिया? ये तो 8 आ रहा है। ठीक है ना, अगर आप देखो दो जो रेडियस है इस बड़े सर्कल का 2r है तो उसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 4/3 इंटू पाई इंटू 2r का क्यूब, दैट इज 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। हम इसको 4 इंटू 4/3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है टोटल, इसको दो एटम शेयर कर रहे हैं, तो पर एटम कितनी आई? हाफ। तो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ दैट इज 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और एक मोल के लिए बात करें तो मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41।
1 mole of SO2 occupies a volume of 350 ml at 300 Kelvin and 50 atmosphere pressure. Calculate the compressibility factor of the gas. तो compressibility factor Z is equal to PV upon nRT होगा, जहाँ पर V होगा रियल वॉल्यूम जो कि यहाँ पर चलो दिया गया है 350 ml, और बाकी प्रेशर nRT हमें सारी वैल्यूज़ पता है यहाँ पे। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे तो प्रेशर इज़ 50 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम ml में दिया गया, इसको लीटर में लेना है 0.350 लीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल 1, R की वैल्यू 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर इज 300 केल्विन। तो देखो यहाँ पर सारे यूनिट्स बैलेंस हो रहे हैं, केल्विन केल्विन बैलेंस हुआ, 1 ये मोल था तो मोल से पर मोल, लीटर से लीटर, ATM से ATM। तो Z की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट करके आएगी 0.71। तो ये जो Z की वैल्यू है दिस इज लेस देन 1, हेंस कौन सी फोर्सेज डोमिनेट है? अट्रैक्टिव फोर्सेज। अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट हियर। ठीक है, तो जब Z लेस देन 1 होता है देन इट्स ईजियर टू लिक्विफाई और कंप्रेस द गैस एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कि आइडियल गैस को लिक्विफाई करने से ज़्यादा आसान है इस गैस को लिक्विफाई करना, क्योंकि इसके लिए Z की वैल्यू लेस देन 1 है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी उतनी ही जल्दी कोई गैस लिक्विफाई होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 42, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन्ड इन अ वेसल 0.5 लीटर वेसल एट 300 केल्विन फॉर NH3A और B दोनों वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई हैं। तो इस केस में क्या करेंगे? यहाँ पर देखो आपको प्रेशर निकालना 8.5 ग्राम अमोनिया से उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेसल दिया गया है, टेम्परेचर भी गिवन है, A भी गिवन है और B भी गिवन है। तो जब A और B गिवन होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आप PV इज इक्वल टू nRT की जगह वॉन डेर वाल्स इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आ जाएंगे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो 17 होता है दैट इज 0.5 मोल। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, तो क्या इक्वेशन थी? P प्लस एन स्क्वेयर A अपॉन V स्क्वेयर इंटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से प्रेशर, इसी इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करेंगे दिस विल बिकम P इज इक्वल टू nRT अपॉन V माइनस एन बी माइनस A n स्क्वेयर या n स्क्वेयर A अपॉन V स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन को भी आप याद कर सकते हैं कि डायरेक्टली ये भी वॉन डेर वाल इक्वेशन ही है रीअरेंज करके। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल इज 0.5, R की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर दिया गया 300 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 0.5 लीटर माइनस N नंबर ऑफ मोल 0.5 इंटू B की वैल्यू दी गई है 0.036 और यूनिट्स भी मैच कर रहे हैं, लीटर पर मोल में, माइनस A की वैल्यू दी गई है 4 इंटू N नंबर ऑफ मोल इज 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम इज 0.5 का स्क्वायर। तो फाइनली सॉल्व करके आ रहा है ये 21.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये कौन सा प्रेशर होगा? ये होगा प्रेशर ऑफ रियल गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैसेज इज लेस देन यूनिटी एट STP। तो हमारे पास Z इज लेस देन 1। जब Z लेस देन 1 होता है, देखो Z क्या होता है हमारे पास? V ऑब्जर्व्ड या रियल डिवाइड बाय V
आइडियल। तो जब ये लेस देन 1 है इट मीन्स V रियल इज लेस और V आइडियल इज मोर। और आइडियल वॉल्यूम क्या होती है 22.4। तो इसका मतलब वो कि जो V रियल है दैट इज लेस देन 22.4 लीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग है। अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होने से मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोज रहना प्रेफर करेंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स आइडियल कंडीशन में 22.4 लीटर में रहते हैं वो उससे भी कम वॉल्यूम में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर विल बी लेस देन 22.4 लीटर। और जब Z ग्रेटर देन 1 होता है देन रियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन आइडियल वॉल्यूम फॉर 1 मोल। ठीक है, VM, M का मतलब है मोलर, पर मोल हम यहां पर बात कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, लिक्विफेक्शन और लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस इज ईजियर फॉर। ठीक है, तो कब हमें गैसेस को लिक्विफाई करना आसान होता है? पहली बात कि हमें पता है कि जो वॉन डेर वाल कांस्टेंट A है उसकी वैल्यू तो बड़ी होनी चाहिए। तो A काफ़ी बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, अब पहली ऑप्शन दी गई लार्जर वैल्यू ऑफ A एंड B कि दोनों बड़े हों। सेकेंड ऑप्शन तो गलत है कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ A एंड B। थर्ड में लार्जर A स्मॉलर B। फोर्थ में स्मॉलर A। तो B और D तो यहाँ से गलत हो गए क्योंकि A की वैल्यू स्मॉल है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि A की वैल्यू लार्ज है, B कैसा होना चाहिए? लार्ज होगा तो क्या होगा, स्मॉल होगा तो क्या होगा? ठीक है, अब देखो नॉर्मली हमें पता है कि A की वैल्यू ज़्यादा होने पे लिक्विफिकेशन ईजी होती है और Z की वैल्यू लेस देन 1 होने पे लिक्विफिकेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब Z को अगर आप B की टर्म में देखेंगे तो Z कैसा आ जाएगा? अगर हम 1 मोल के लिए बात करें, फॉर 1 मोल गैस P प्लस A अपॉन V स्क्वेयर इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो जब आप हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इफ प्रेशर इज हाई, तो जब प्रेशर हाई होगा तो P की वैल्यू काफ़ी हाई है तो A अपॉन V स्क्वेयर को हम इग्नोर करते हैं। वॉल्यूम कम होता है तो V माइनस बी को एज इट इज़ रहने देते हैं। तो जब हाई प्रेशर था तो A अपॉन V स्क्वेयर हम इग्नोर कर देते हैं, तो यह आ जाता है ये P इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू RT। तो मतलब PV माइनस PB इज इक्वल टू RT। अब RT से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो क्या होगा? PV बाय RT माइनस PB बाय RT इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा Z, तो यहां से आ जाएगा Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT। ओके, तो जब आप गैस को लिक्विफाई कर रहे हो तो प्रेशर तो हाई है, हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। हाई प्रेशर अप्लाई करने पे Z की जो वैल्यू है 1 प्लस PB बाय RT आ रही है। तो B की वैल्यू अगर हाई होगी तो Z की वैल्यू भी क्या होगी? 1 प्लस ये टर्म बढ़ जाएगी, ये टर्म बढ़ जाएगी तो Z की वैल्यू 1 से काफ़ी ज़्यादा आएगी। Z की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाती है उसको लिक्विफाई करना उतना ही मुश्किल होता है। तो B की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हम बता सकते हैं कि Z को स्मॉलर रखने के लिए इस एक्सप्रेशन में B छोटा होना चाहिए। तो आंसर विल बी लार्जर A एंड स्मॉलर B। तो हमेशा याद रखो कि इन चीज़ों को इस तरह से फॉर्मूला से रिलेट करना है। Z को A के साथ, B के साथ, हाई प्रेशर पे, लो प्रेशर पे, ये सारी की सारी जो डेरिवेशन है ये आपको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द इंटरनल प्रेशर लॉस ऑफ 1 मोल ऑफ वॉन डेर वाल्स गैस ओवर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू, कि इंटरनल प्रेशर लॉस कितना होता है? जितना लॉस होता है उतना हम ऐड करते हैं। ठीक है ना, मैं आपको बताया था जब आइडियल प्रेशर मान लो 20 आ रहा है और आपका रियल प्रेशर 16 आ रहा है, तो रियल के केस में आइडियल से कितना ज़्यादा कम है प्रेशर? 4। तो वो 4 अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा इस रियल प्रेशर को आइडियल बनाने के लिए। ठीक है, तो 16 था हमारा P, उसमें 4 ऐड करते हैं। वो 4 किसके बराबर होता है?
या जो डिफरेंस है, ठीक है, 4 नहीं आएगा हमेशा, वो जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, एन स्क्वेयर ए अपॉन वी स्क्वेयर, ठीक है, तब जाके ये आइडियल प्रेशर बनता है। तो एन अगर 1 होगा, क्योंकि 1 मोल दिया है, तो जो आप ऐड कर रहे हो फैक्टर दैट इज ए अपॉन वी स्क्वेयर, तो जो इंटरनल प्रेशर लॉस होता है किसकी वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो आता है ए अपॉन वी स्क्वेयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आउट ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन विच विल हैव लार्जर वैल्यू ऑफ ए एंड लार्जर वैल्यू ऑफ बी। देखो, अब ए को डिटरमिन करने के लिए हमें यह देखना है कि किस में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग है। अमोनिया के केस में देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, जबकि नाइट्रोजन में कोई हाइड्रोजन या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं है, ठीक है। तो लार्जर ऑफ वैल्यू ऑफ ए किसके लिए आएगी, अमोनिया के लिए, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। अब बी क्या है, बी इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि साइज जितना ज़्यादा होगा बी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। तो 2 नाइट्रोजन बड़े होंगे कंपेयर टू NH3, ठीक है। तो N2 का साइज अमोनिया के केस में बड़ा होता है, ठीक है। तो लार्जर वैल्यू ऑफ बी किसके लिए आएगा, जो मॉलिक्यूल साइज में बड़ा होगा दैट इज N2, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 47, तो फर्स्ट यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर गैस के लिए 3 अलग टेम्परेचर्स पे Z वर्सेस P ग्राफ प्लॉट किया है। तो पहली बार टेम्परेचर्स को अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और इनमें से बॉयल्स टेम्परेचर कौन सा हो सकता है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। अब देखो यहां पर क्या है, पहली बात मैंने आपको कहा जितना आप टेम्परेचर आप बढ़ाओगे Z वर्सेस P ग्राफ में, ग्राफ उतना ही ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। तो सबसे ऊपर T1 है, तो मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। सेकंड, अगर आप T1 को देखो तो ग्राफ स्टार्टिंग से ही Z इज इक्वल टू 1 लाइन से ऊपर जा रहा है। बॉयल टेम्परेचर वो है जिस पे रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है ओवर अ रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। पर ये T1 तो शुरुआत से ही ऊपर चला गया इसका ग्राफ। T3 का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ये भी Z इज इक्वल टू 1 से कम जा रहा है। T2 का ग्राफ इतनी देर तक Z इज इक्वल टू 1 के साथ कांटेक्ट में है। तो इस रेंज में अगर हम देखें तो इतनी रेंज ऑफ प्रेशर में T2 टेम्परेचर अगर हम रखेंगे तो Z1 आ रहा है, ठीक है। तो बॉयल्स टेम्परेचर पे ग्राफ कुछ ऐसा होता है जैसा ये T2 का ग्राफ है कि वो Z इज इक्वल टू 1 लाइन को टच करता जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो इंक्रीज करता है। तो इतनी सी रेंज में वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉयल्स टेम्परेचर कौन सा है, T2। तो इसे आपको याद रहेगा कि इस तरह का बॉयल्स टेम्परेचर का ग्राफ होता है। हाई टेम्परेचर करोगे उससे तो ग्राफ और ऊपर चला जाएगा, लो रखोगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी हो गया और साथ में एक प्रॉब्लम भी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वॉन डर वाल्स इक्वेशन की। तो आइडियल गैस इक्वेशन के कंपैरिजन में वॉन डर वाल इक्वेशन इज वेरी मच एक्यूरेट, पर अगर हम बहुत हाई प्रेशर की बात करते हैं और बहुत लो टेम्परेचर की बात करते हैं, देन दिस वॉन डर वाल इक्वेशन भी एक्चुअल रिजल्ट से या एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा डेविएट करती है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट वेरी गुड एट वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जिसके दो कांस्टेंट हैं A और B, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, दे चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो A की वैल्यू टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज होगी। तो अगर हम इनकी वैल्यू को कांस्टेंट मान के चलते हैं तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन जब आएगी प्रेशर या टेम्परेचर में तो A और B भी चेंज होंगे। तो इनकी वैल्यू को कांस्टेंट लेके चलने से भी आंसर्स में डेविएशन आएंगी। तो दैट इज़ द ओनली लिमिटेशन ऑफ वॉन डर वाल गैस। तो हमारे पास
वॉन डर वॉल इक्वेशन के अलावा और भी काफ़ी साइंटिस्ट ने डिफरेंट गैस इक्वेशन दी थी, पर प्रेजेंटली दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, तो हमें वो नहीं पढ़ना है। अदरवाइज अगर आप हायर टेक्स्ट थोड़ा बहुत कंसल्ट करेंगे देन यू विल फाइंड समथिंग लाइक वीरियल इक्वेशन, ठीक है, जो काफ़ी कॉमन है। ठीक है, उससे जो हायर लेवल की बाकी इक्वेशंस हैं उनको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पर आप वीरियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। अब लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के केस में हमें डायरेक्टली पहले ये ग्राफ को समझना है। इसी ग्राफ को अगर हम समझ लेंगे प्रॉपरली तो आपको सारी की सारी चीज़ें, टर्म्स, उनके मतलब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। ठीक है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिस इज द पीवी ग्राफ। अब इस पीवी ग्राफ में ये वाला जो एरिया है, ठीक है, दिस एरिया, ये लिक्विड प्लस वेपर रीजन है। ठीक है, यहां पर आपका लिक्विड भी प्रेजेंट होता है और थोड़ा से वेपर भी प्रेजेंट होते हैं, तो लिक्विड प्लस वेपर यहां पर होता है। लेफ्ट में यहां हमारे पास लिक्विड होता है और यहां पर हमारे पास राइट में वेपर्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट से, तो टेम्परेचर कितना है 21.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्योंकि ये एक पीवी कर्व है, पीवी कर्व में ये सारी की सारी जो लाइंस आ रही है ना, जैसे ये रेड लाइन है, फिर ये ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ये ब्लू, ये सारी की सारी कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस हैं। क्योंकि पीवी ग्राफ जब आपने देखा था तो ये जो हम सारी लाइंस ड्रॉ करते थे ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस होती थी। ठीक है, पर ये था आइडियल बिहेवियर के लिए कि ये लाइन हमेशा ऐसे आएगी। रियल गैस के लिए सारी लाइन इस तरह से नहीं आती, कुछ लाइंस देखो कैसी आ रही हैं। जो रेड लाइन है ये वाली, ये तो आइडियल बिहेवियर की तरफ आ रही है। ग्रीन भी कुछ कुछ वैसी आ रही है, पर ये ब्लू और उसके जो लोअर टेम्परेचर्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट हैं। वो इस तरह क्या कर्वेचर फॉलो नहीं करते, वो सीधा आ रहे हैं नीचे, फिर फ्लैट हो जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रियल गैस का बिहेवियर है। हाई टेम्परेचर पे जाके वो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। तो इस ग्राफ को पहले हम समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि लिक्विफैक्शन में क्या करना है। तो अब हम यहाँ पर ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ए पॉइंट पे ये ऑलरेडी वेपर हैं गैस के, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वेपर हैं। अब जब उसको कंप्रेस करेंगे कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कंप्रेस करोगे तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो हम चलेंगे इस तरह से, यहाँ से ए से बी की तरफ। ठीक है, जब तक आप बी पे नहीं पहुंचे ये स्टिल वेपर ही हैं। बी पॉइंट पे पहुंचते ही थोड़ा सा लिक्विड बनना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो डोम शेप एरिया है ये कौन सा रीजन है, जैसे लिक्विड प्लस वेपर रीजन। तो जैसे आप इसके अंदर एंटर करोगे वेपर का कुछ पार्ट लिक्विड बनना शुरू होगा, और जब आप इससे लेफ्ट में पहुंच जाएंगे सी पॉइंट पे सारा का सारा वेपर लिक्विड बन चुका होगा, मतलब लिक्विफिकेशन पूरी हो चुकी होगी। तो बी पॉइंट पे लिक्विड बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, और कंप्रेस। अब देखो इसके बाद इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि जब आप इस डोम शेप एरिया के अंदर होते हो, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, मतलब आप प्रेशर बढ़ाने की ट्राई कर रहे हो पर प्रेशर बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सडनली कम हो जाएगी। तो आपने प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, और प्रेशर बाहर से अप्लाई किया, पर जो वेपर थे वो एकदम से लिक्विड बन गए। लिक्विड बन गए तो पिस्टन एकदम से बैठ गया। जो पिस्टन अरेंजमेंट है इस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैसेस तो रेजिस्ट करती हैं, पर जब ये गैसें लिक्विड बन जाएंगी तो ये काफ़ी कम वॉल्यूम घेरेंगी, तो सडनली वो वॉल्यूम खाली हो जाएगा, तो पिस्टन सीधा नीचे स्लाइड कर जाएगा बड़े आराम से बिना प्रेशर को बढ़ाए। तो यहाँ पर अब बी पॉइंट से सी पॉइंट तक वॉल्यूम तो कम हो रहा है, प्रेशर नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि वेपर से वो चीज़ लिक्विड बनती जा रही है, और लिक्विड हमेशा
काफ़ी कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे लिक्विफिकेशन हो रही है। सी पॉइंट पे हमारे पास सिर्फ लिक्विड है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एट ए क्या है, ओनली वेपर्स। ठीक है, बी पॉइंट पे क्या है, बी पॉइंट पे लिक्विड अपीयर्स। फिर बी से लेके सी तक लिक्विफेक्शन कॉन्टिन्यूज। ठीक है, और सी पॉइंट पे इट इज टोटल लिक्विड। अब सी पॉइंट पे टोटल लिक्विड आ गया, क्या लिक्विड को फर्दर कंप्रेस किया जा सकता है? बहुत मुश्किल होता है। अब अगर आप लिक्विड को कंप्रेस करने की ट्राई करेंगे प्रेशर बढ़ा के, तो बहुत कम वॉल्यूम अगर आप उसका और डिक्रीज करते हैं, मान लो सी पॉइंट पे वॉल्यूम था V2, V2 से कम करके आपने V3 कर दिया, तो स्मॉल वॉल्यूम डिक्रीज करने के चक्कर में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स कंप्रेस नहीं होते, उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो प्रेशर इतना शार्पली क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। तो थोड़ा भी वॉल्यूम कम करने के लिए आपको बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। तो सी से लेके डी तक हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। ए पे वेपर, बी पे पहली बार लिक्विड बना, बी से सी में लिक्विफेक्शन होती रही तो लिक्विड प्लस वेपर रहे, सी पे पूरे वेपर लिक्विड बन गए, और सी से डी में हम लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं। ओके, अब इसी को थोड़ा हाई टेम्परेचर पे देखते हैं। ये ए पॉइंट जो था ये 21.5 डिग्री सेल्सियस पे कर्व ड्रॉ किया गया है। अब इससे अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं, ठीक है, ये जो ब्लू कर्व है ये है 31.1 डिग्री सेल्सियस पे। इस पे क्या है, अगर आप यहाँ से चले, यहाँ से, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप वेपर है वेपर है वेपर है, उसके बाद इस पॉइंट पे देखो, ये डोम शेप एरिया के अंदर नहीं आ रहा, ये जस्ट उसके टॉप पे उसको टच कर रहा है। तो टॉप पे जस्ट टच कर रहा है, तो ई पॉइंट पे हमारे पास लिक्विड मिलेगा आपको। ठीक है, ई पॉइंट पे लिक्विड मिल रहा है। अगर आप इससे ऊपर वाले कर्व में देखो, ग्रीन कर्व, ग्रीन कर्व इस डोम शेप एरिया को बिना टच किए बाहर से ही निकलता जा रहा है। तो जब आप इस रीजन में एंटर ही नहीं करेंगे तो आपको लिक्विड मिलेगा नहीं। तो लिक्विफाई करने के लिए इस रीजन में एंटर करना ज़रूरी है। तो ये जो ए वाला कर्व था नीचे, ये लिक्विड दे रहा है। ब्लू वाला कर्व ये भी क्या कर रहा है, लिक्विड दे रहा है हमें। ठीक है, तो ये वाला पार्ट समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अब इसको फिर से एक बार फिर से देखो कि यहाँ पर हमारे पास जो ब्लू वाला कर्व है ये जस्ट टच करता हुआ निकलता है इस डोम शेप को। तो ई पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास लिक्विड मिला इस टेम्परेचर पे। उससे अगर हाई गया टेम्परेचर, ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट 31.1, ब्लू का कर्व कितना है ब्लू पे, हाँ 30.98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 30.98 डिग्री सेल्सियस पे हमें लिक्विड लास्ट टाइम मिल रहा है, उससे ऊपर जाने पे नहीं मिल रहा, ग्रीन पे भी नहीं मिल रहा, रेड पे भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो जब भी हम इस डोम शेप एरिया को जस्ट टच करते हैं, ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है, और ये जो टेम्परेचर है दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे गैसेस लास्ट टाइम लिक्विड बनाती हैं, हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे आप गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर टेम्परेचर चला गया तब गैसेस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता अकेले प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है, मतलब अगर 31 चला गया टेम्परेचर तो आप इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके, मतलब आपको टेम्परेचर भी कम करना ही पड़ेगा। इस क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम है तो गैसेस को प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई किया जा सकता है।
वही देखा था हमने ए से बी में, ए से बी गए तो प्रेशर बढ़ा, बी से सी गए तो लिक्विफिकेशन हुई ना, सिर्फ प्रेशर अप्लाई करने से हुई, टेम्परेचर हमने लो नहीं किया क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी क्रिटिकल टेम्परेचर से कम था। ठीक है, तो ये जो ई पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट जहां पर हमें क्या मिलता है, लिक्विड। तो किस प्रेशर पे मिला, 73। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर आता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, पीसी, और उस पर जो वॉल्यूम आती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर आता है दैट इज क्रिटिकल प्रेशर, और जो वॉल्यूम आती है दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग 3 पैरामीटर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर पीसी और क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी, ये 3 डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो ई पॉइंट पे अगर आपको लिक्विड मिल गया और अगर आपने उससे प्रेशर बढ़ा दिया फर्दर 73 से भी बढ़ा दिया, 73 एटमॉस्फेयर से, तो क्या होगा, यहां तो लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया था, अब ये लिक्विड ही कंप्रेस होगा, इसलिए स्मॉल चेंज ऑफ वॉल्यूम के लिए प्रेशर बहुत बढ़ेगा। अब ये जो ग्रीन लाइन लें, ग्रीन लाइन इस डोम शेप एरिया के ऊपर से निकल रही है, ये कभी लिक्विड नहीं बनेगा। तो इसको आप प्रेशर अप्लाई करते रहो करते रहो करते रहो, ये गैस ही रहेगी ऊपर तक। ठीक है, रेड वाला एरिया ये भी गैस ही रहेगी जितना भी आप प्रेशर अप्लाई करें। प्रेशर अप्लाई करोगे वॉल्यूम कम होता जाएगा पर इट विल नॉट लिक्विफाई। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रहेगा टेम्परेचर तो हम प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई कर सकते हैं, ऊपर रहेगा तो हम प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप एक बार एनसीईआरटी से डिटेल में इसकी थ्योरी पढ़ें, फिर वापस इस टॉपिक को स्टडी करें, दैट विल बी इवन बेटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन। तो इट इज द टेम्परेचर अबव विच द गैस, ठीक है, ये हर गैस के लिए अलग अलग होता है। तो एक पर्टिकुलर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता अगर उसका टेम्परेचर क्रिटिकल से हायर है। तो इट इज द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर अलोन। क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला TC इज इक्वल टू 8A/27RB। फिर क्रिटिकल वॉल्यूम, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होती है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो VC का फॉर्मूला है 3B, और उस पे जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। तो PC का फॉर्मूला होता है A/27B²। तो ये आपको याद होने चाहिए क्रिटिकल पैरामीटर्स सारे। और इसके अलावा एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा आप याद कर सकते हैं कि B का फॉर्मूला है RTC/8PC, और A का है 27RTC² डिवाइड बाय 64PC। ठीक है, तो ये क्रिटिकल कांस्टेंट्स की टर्म में A और B के फॉर्मूलाज हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू कैन नोट इट डाउन कि गैस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड इज कॉल्ड वेपर। तो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर गैस को वेपर बोलते हैं, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर ही वेपर्स को गैस कहा जा सकता है। तो वेपर्स हमेशा गैस नहीं होते। वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे वेपर होते हैं और उससे हायर टेम्परेचर पे वो गैस कहा जाता है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर द स्लोप ऑफ PV कर्व विल बी 0, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर जब आता है तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इस पॉइंट पे ग्राफ ऑलमोस्ट जस्ट फ्लैट होता है। ठीक है, अपना कर्वेचर वो ऐसे चेंज करता है, तो इट्स अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो वहाँ पर PV कर्व की स्लोप 0 होती है। देन फ्लूइड्स अबव क्रिटिकल टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड पासिस इनटू गैसेस स्टेट। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के जस्ट ऊपर लिक्विड क्या रहता है, गैस। तो वो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में, मतलब वेपर से गैसेस स्टेट में जाता है इम्परसेप्टिबली, मतलब कॉन्टिन्यूसली लिक्विड गैसेस में मूव कर जाता है बिना किसी प्रॉपर बाउंड्री के। तो हम बता नहीं सकते कि कहाँ लिक्विड है और कहाँ ये
गैस बन गया, ठीक है। तो देयर इज नो सरफेस सेपरेटिंग द टू फेज। देन हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ईजियर द लिक्विफेक्शन। मतलब अगर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया मान लीजिए 400, तो मतलब 400 तक आपके पास ऑप्शन है कि प्रेशर अप्लाई करोगे तो लिक्विफाई हो जाएगी। दूसरी गैस का दिया क्रिटिकल टेम्परेचर 200, तो जैसे ही टेम्परेचर 200 से ऊपर गया अब लिक्विफाई नहीं कर सकते। यहाँ तो रेंज है ना 400 तक किया जा सकता है, तो ये काफ़ी बड़ी रेंज मिल जाती है आपको उसको लिक्विफाई करने के लिए कि टेम्परेचर 400 जाएगा तभी लिक्विफाई करना मुश्किल होगा। 400 तक लिक्विफाई हो सकता है। तो जितना हाई रहेगा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही ईजी है गैस को लिक्विफाई करना। तो यहाँ पर ये टेबल दिया गया जिसमें डिफरेंट गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम मेंशन्ड है। देखो हीलियम के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है, तो हीलियम को लिक्विफाई करना सबसे मुश्किल है। और वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओके, सो दैट कंप्लीट्स अवर पार्ट ऑफ द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। अभी आप एक जनरल आइडिया इसका ले लो कि व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। मान लीजिए कहीं पर पानी पड़ा हुआ है, तो पानी की टेंडेंसी है कि वो धीरे धीरे इवेपोरेट करके वेपर्स अपने बनाएगा, ठीक है। डजेंट मैटर कि पानी सर्दियों में पड़ा हुआ है, कहीं पे गर्मियां हैं, क्या है, आसपास का टेम्परेचर कम है ज़्यादा है, इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये पानी धीरे धीरे वेपर अपने बना रहा है इस चैम्बर में। क्या ये लगातार वेपर बनाते जाएगा? नहीं, देयर विल कम अ स्टेज जब नीचे से ऊपर जाने वाले मान लो 5 मॉलिक्यूल्स हैं कि 5 मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में गए, तो ऊपर वेपर बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर क्राउडिंग होगी तो वेपर के मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज आएंगे तो वापस कंडेंसेशन स्टार्ट होगी। तो ऊपर से नीचे आने वाले भी धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, बढ़ के 5 हो जाएंगे। जब ऊपर भी 5 जा रहे हैं वेपर्स फेज में और वेपर से वापस लिक्विड में भी 5 आ रहे हैं, देन हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया। अब यहाँ पर जितने भी वेपर मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे क्योंकि जितने बन रहे हैं उतने कम भी हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो प्रेशर होगा इन वेपर्स की वजह से ये फिक्स हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स फिक्स हो गए हैं और वॉल्यूम तो वैसे भी फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है। तो टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब इक्विलिब्रियम आ जाता है उस टाइम सब्सटेंस के वेपर्स की वजह से जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन करनी है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफाइन करनी है। टेम्परेचर चेंज तो वेपर प्रेशर चेंज, तो इट चेंजेस ओनली विद टेम्परेचर। इससे भी कोई मतलब नहीं है कि पानी आपने ज़्यादा डाल दिया, कम कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, कम कर दिया, पानी को ऊपर से ढक दिया, ठीक है। तो डजेंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट और द सरफेस एरिया ऑफ द गैस। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन लिक्विड। पानी का वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा और लिक्विड्स का डिफरेंट होगा, ठीक है। तो दैट इज जनरल आइडिया अबाउट द वेपर प्रेशर। इसकी वेरिएशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में प्रॉब्लम्स के साथ हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट कंप्लीट्स द चैप्टर। बाकी जो सरफेस टेंशन और जो बाकी पार्ट है लिक्विड का, दैट यू विल स्टडी इन मच ग्रेटर डिटेल इन द फिजिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट, तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। सो दैट इज ऑल। नाउ यू कैन गो फॉर द NCERT एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस और प्रीवियस 38 ईयर्स IIT के सॉल्यूशंस।